चैप्टर 1, कैसे आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपके इमोशंस को प्रभावित करता है। आपका दिमाग एक अद्भुत मशीन है जिसे लाखों सालों के विकास ने इस तरह से डिजाइन किया है कि वो आपको जिंदा और सुरक्षित रख सके। और अगर आपको इसका सबूत चाहिए तो यही कि आप इस वक्त ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं, यह आपके जिंदा होने का सबसे बड़ा सबूत है। क्या आप जानते हैं कि आपके पैदा होने की उम्मीद काफी कम थी। आपकी जिंदगी को संभव बनाने के लिए आपकी पिछली जनरेशन ने ना जाने कितने स्ट्रगल किए। हर जनरेशन ने मौत को अनगिनत बार पास से देखा, फिर जिंदगी की मशाल को आगे बढ़ाया। इमेजिन कीजिए, आपकी किसी पूर्वज को जंगल में शेर का सामना करना पड़ा होगा, किसी ने अकाल का सामना किया होगा तो किसी ने युद्ध का। उनकी इस हिम्मत और स्ट्रगल के कारण ही आज आप यही हैं। लेकिन यह सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अभी भी आपके दिमाग में उसी ताकत के साथ मौजूद है। भले ही आज आपका सामना किसी शेर या युद्ध से नहीं होता। लोग क्यों नेगेटिविटी की तरफ झुक जाते हैं? आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन मजेदार बात यह है कि आपका दिमाग इस सुरक्षा को पहचानने में थोड़ा पीछे है। वो आज भी हर छोटे से छोटे खतरे को बड़े खतरे के रूप में देखता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी मीटिंग में अपनी बात रखते हैं और कोई उसे खारिज कर देता है तो आपका दिमाग इसे एक सीरियसली ले सकता है। जैसे अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया गया तो क्या होगा? यही वजह है कि हमारा दिमाग पॉजिटिव चीजों के बजाय नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है रिजेक्शन का डर। पुराने समय में अगर आपके ग्रुप ने आपको नकार दिया तो इसका मतलब था कि आपका अस्तित्व खतरे में है। इसी डर ने हमारे दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम कर दिया कि वो रिजेक्शंस को सबसे बड़ा खतरा मानने लगा। आज ये डर भले ही आपके अस्तित्व को सीधा खतरा ना पहुंचाए, लेकिन इसका असर आपके इमोशंस और आत्मविश्वास पर पड़ता है। जैसे एक ऑफिस प्रेजेंटेशन में अगर किसी ने आपकी बात को बीच में काट दिया तो आपका दिमाग तुरंत इसे एक बड़े खतरे के रूप में देखने लगता है। यह सोचने लगता है, क्या होगा अगर मेरा बॉस मुझसे खुश नहीं होगा? क्या होगा अगर मेरी अपनी नौकरी चली जाए और फिर मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? भले ही अब दुनिया पहले से ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन आपका दिमाग अब भी पुरानी प्रोग्रामिंग पर काम करता है। वो हर नेगेटिव घटना को अच्छे तरीके से याद रखता है ताकि भविष्य में वो आपको किसी भी खतरे से बचा सके। लेकिन ये नेगेटिव झुकाव आपको जरूरत से ज्यादा तनाव और चिंता दे सकता है। असल में आपका दिमाग एक सुपर हीरो की तरह है, हर समय सतर्क, आपको बचाने के लिए तैयार। लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे सिखाएं कि कौन से खतरे असली हैं और कौन से नहीं। जब आप ये समझ जाएंगे तब आप अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। याद रखें, नेगेटिव इमोशंस को पहचानना और उनसे निपटना एक कला है। यही वो आर्ट है जो ये ऑडियो बुक आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने दिमाग को असली खतरों और नकली खतरों के बीच अंतर करना सिखाएंगे और कैसे अपने इमोशंस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज के दौर में रिजेक्शन का आपके अस्तित्व पर कोई खास असर नहीं पड़ता, फिर भी हमारा दिमाग इसे एक बड़े खतरे की तरह क्यों देखता है? इसका जवाब हमारे दिमाग की उस प्रोग्रामिंग में छिपा है जो हजारों सालों से चली आ रही है। पुराने जमाने में किसी ग्रुप द्वारा ठुकराया जाना आपकी जिंदगी के लिए सीधा खतरा था। अकेले रहना अक्सर मौत का सबब बन सकता था। इसलिए आपका दिमाग रिजेक्शन के हर संकेत को बहुत सीरियसली लेता था। आज भले ही आप दुनिया के सबसे नापसंद व्यक्ति हों, फिर भी आपके पास नौकरी, घर और खाने की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन आपका दिमाग अब भी पुराने खतरों की तरह रिएक्ट करता है। यही कारण है कि रिजेक्शन इतना पेनफुल लगता है। सोचिए, आपने एक शानदार किताब लिखी है जिसे 50 लोगों ने 5 स्टार रेटिंग दी, लेकिन अगर किसी ने इसे 1 स्टार दिया तो वही एक नेगेटिव रिव्यू आपके दिमाग में बार बार घूमेगा। आप सोचने लगेंगे, क्या मैं इतना बुरा हूं? जबकि आपको पता है कि ऐसा नहीं है। यह आपका दिमाग है जो उस एक नेगेटिव रिव्यू को आपके ईगो पर हमला मान रहा है और उसी पर फोकस कर रहा है। यह प्रोसेस सिर्फ क्रिटिसिज्म तक सीमित नहीं है। जब आपका बॉस आपकी परफॉर्मेंस पर कोई टिप्पणी करता है तो आपका दिमाग उसे सीधा खतरा मान लेता है। आप सोचने लगते हैं,
अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया तो, मेरे पास दूसरा काम नहीं हुआ तो, मेरी फैमिली मुझसे नाराज हो जाएगी, और अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगा? हमारे दिमाग का ये झुकाव हर छोटी बात को बड़ा बना देता है। लेकिन सच ये है कि असली और नकली खतरों में फर्क करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप हर आलोचना या अस्वीकृति को ज्यादा गंभीरता से लेंगे तो आप अपनी जिंदगी को खुद ही मुश्किल बना लेंगे। यह भी याद रखें कि आपका दिमाग एक ताकतवर औजार है। यह सिर्फ पुराने खतरों पर रिएक्शन देना जानता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे दोबारा ट्रेनिंग दे सकते हैं। आप अपनी सोच को इस तरह मोड़ सकते हैं कि वो हर सिचुएशन को पॉजिटिव तरीके से देखे। रिजेक्शन या क्रिटिसिज्म आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन यह आपकी अस्तित्व की परिभाषा नहीं है। जब आप अपने इमोशंस को समझने और कंट्रोल करने लगेंगे तो आप पाएंगे कि जिंदगी की चुनौतियां उतनी बड़ी नहीं हैं जितना आपका दिमाग उन्हें बनाता है। यही वो सबक है जिसे ये ऑडियो बुक आपको समझाने वाली है। हम सब सोचते हैं कि खुशी हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका दिमाग आपको खुश करने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। इसका असली मकसद है आपकी सिक्योरिटी और आपके अस्तित्व को बनाए रखना। यही रीजन है कि आपका दिमाग आने वाले खतरों को ज्यादा महत्व देता है और आपको खुशी देने के बजाय चेतावनी देने पर केंद्रित रहता है। अगर आपको खुश रहना है तो यह जिम्मेदारी आपकी है। आपको अपने इमोशंस को समझकर और नियंत्रित करके खुशी के लिए एक्टिवली कदम उठाने होंगे। खुशी कोई स्वाभाविक स्थिति नहीं है, बल्कि एक कौशल है जिसे आप प्रैक्टिस के जरिए हासिल कर सकते हैं। सोचिए, जब आप कुछ अच्छा महसूस करते हैं तो वो खुशी असल में डोपामाइन नामक केमिकल के कारण होती है। ये केमिकल आपको टेम्परेरीली अच्छा महसूस कराता है, लेकिन इसका खेल बड़ा ट्रिकी है। जैसे ही आप किसी गोल को हासिल करते हैं, आपका दिमाग तुरंत असली चीज पर फोकस करने लगता है। डोपामाइन आपको लंबे समय तक संतुष्ट रहने नहीं देता, क्योंकि उसका काम आपको हमेशा आगे बढ़ाने का है। उदाहरण के लिए, जब आप कोई नई कार खरीदते हैं तो शुरुआत में आपको बेहद खुशी होती है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में यह खुशी कम होने लगती है और आप अगली बड़ी चीज की तलाश शुरू कर देते हैं। यही डोपामाइन का साइकिल है जो आपको कभी परमानेंटली सेटिस्फाइड नहीं होने देता। अगर आप इस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं और असली खुशी को समझना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना होगा। इसका मतलब है कि आपको अपने गोल्स, इच्छाओं और सोचने के तरीकों को फिर से परिभाषित करना होगा। खुशी सिर्फ उन चीजों में नहीं है जो आप हासिल करते हैं, बल्कि इस बात में भी है कि आप अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों को कैसे देखते हैं। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने दिमाग को ट्रेन करके नेगेटिविटी के झुकाव को कम कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं। जानते हैं कैसे डोपामाइन आपकी खुशियों के साथ खिलवाड़ कर सकता है। डोपामाइन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे दिमाग में कई तरह के जरूरी कामों को कंट्रोल करता है और हमें कुछ बिहेवियर्स को रिवॉर्ड करने में मदद करता है। जब डोपामाइन हमारे दिमाग के प्लेजर सेंटर्स में रिलीज होता है तो हमें एक इंटेंस सेंस ऑफ वेलबींग महसूस होता है, जैसे कोई हाई महसूस हो रहा हो। यह फीलिंग तब आती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, गैम्बल करते हैं, सेक्स करते हैं या टेस्टी खाना खाते हैं। डोपामाइन का एक इंपॉर्टेंट काम यह सुनिश्चित करना भी है कि हम अपना सर्वाइवल सुनिश्चित करें। खाना ढूंढें ताकि भूख से ना मरे और साथी ढूंढें ताकि रिप्रोड्यूस कर सके। अगर डोपामाइन नहीं होता तो शायद हम आज तक अस्तित्व में नहीं होते। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि डोपामाइन ने हमें जिंदा रहने में मदद की है, लेकिन इस सबका एक और पहलू है। आज की दुनिया में डोपामाइन के नेचुरल रिवॉर्ड्स काफी हद तक ऑब्सोलेट हो चुके हैं। पहले सीधे हमारे सर्वाइवल से जुड़ा था, लेकिन अब इसे आर्टिफिशियली भी ट्रिगर किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सोशल मीडिया। क्या आपने कभी सोचा है कि वो लगातार नोटिफिकेशंस क्यों आती हैं? ये डोपामाइन रिलीज को ट्रिगर करने के लिए होते हैं ताकि आप लगातार कनेक्टेड रहें। जितना अधिक आप कनेक्टेड रहते हैं उतना ज्यादा इन सर्विसेज को फायदा होता है और इस तरह से प्लेटफॉर्म्स आपके समय को खींचने में
कामयाब हो जाते हैं। अब इसे गैम्बलिंग या पोर्नोग्राफी जैसी एक्टिविटीज से समझिए। ये भी डोपामाइन रिलीज करने वाले पावरफुल टूल्स हैं, जिसकी वजह से लोग इन एक्टिविटीज के एडिक्टिव हो जाते हैं। इनका आकर्षण यही है कि ये डोपामाइन के जरिए तुरंत सेटिस्फैक्शन देते हैं, और ये वही मैकेनिज्म है जो किसी भी एडिक्शन का मूल कारण बन सकता है। इसलिए चाहे सोशल मीडिया हो, वीडियो गेम्स या दूसरे किसी तरह के तुरंत सेटिस्फैक्शन देने वाली एक्टिविटी, डोपामाइन हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को इस तरह से हाईजैक कर लेता है कि हम अपनी डेली लाइफ की असली खुशियों को भूलकर इन टेम्पररी प्लेजर्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। यही रीजन है कि आजकल हम खुद को बेहतर महसूस करने के लिए छोटी छोटी चीजों के पीछे दौड़ते रहते हैं, बिना यह समझे कि इनकी वजह से हम अपनी जिंदगी को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। खुशकिस्मती से हमें बार बार डोपामाइन रिलीज होने पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती। जैसे हम लगातार अपने फेसबुक न्यूज फीड्स चेक करने के लिए मजबूर नहीं है, बस इसलिए क्योंकि यह हमें डोपामाइन का प्लेजरेबल शॉट देता है। हमें अपने स्मार्टफोन के हर नोटिफिकेशन पर तुरंत रिएक्शन देने की आदत नहीं बनानी चाहिए, और ना ही हमें उस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे दौड़ने की जरूरत है। आज की सोसाइटी एक ऐसी हैप्पीनेस की परिभाषा पेश कर रही है जो हमें कभी कभी ज्यादा अनहैप्पी बना सकती है। हम डोपामाइन के एडिक्ट बन गए हैं, खासकर मार्केटर्स की वजह से, जिन्होंने हमारे दिमाग को समझने और इसका फायदा उठाने के इफेक्टिव तरीके ढूंढ लिए हैं। हम दिन में कई बार डोपामाइन के शॉट्स पाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, गेम्स हो, या बस किसी छोटे से छोटे प्लेजर के पीछे दौड़ना हो। यह सब हमें अच्छा महसूस कराता है, लेकिन क्या यही असली खुशी है? इसके अलावा डोपामाइन के कारण असली एडिक्शंस भी पैदा हो सकते हैं, जिनका हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर हो सकता है। ट्यूलिन यूनिवर्सिटी में की गई रिसर्च ने यह साबित किया कि जब लोगों को अपने प्लेजर सेंटर्स को खुद से स्टिमुलेट करने की अनुमति दी गई, तो उन्होंने औसतन 1 मिनट में 40 बार ऐसा किया। यहां तक कि जब उन्हें भूख लगी तो भी उन्होंने खाने से मना कर दिया, क्योंकि उनका दिमाग प्लेजर के उस इंस्टेंट रश को ज्यादा प्रायोरिटाइज करने लगा। इसका सबसे चरम उदाहरण है कोरियन ली सियोंग स्योप का केस, जो डोपामाइन के अत्यधिक असर को दिखाता है। 2005 में मिस्टर सीप की मृत्यु हो गई जब उन्होंने लगातार 28 घंटे तक एक वीडियो गेम खेला, बहुत कम खाना खाया, पानी नहीं पिया और नींद नहीं ली। अंततः एग्जॉशन और डिहाइड्रेशन के कारण उन्हें हार्ट फेलियर हुआ। वो सिर्फ 28 साल के थे। ये एक सख्त रिमाइंडर है कि डोपामाइन का अत्यधिक इस्तेमाल हमारी जिंदगी पर किस तरह से इफेक्ट डाल सकता है। इसलिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि डोपामाइन क्या है और यह आपकी खुशी को कैसे प्रभावित करता है। क्या आप अपने फोन के एडिक्टेड हैं? क्या आप टीवी से चिपके रहते हैं? या फिर शायद आप वीडियो गेम्स में बहुत ज्यादा टाइम बिताते हैं? हम में से ज्यादातर लोग किसी न किसी चीज के एडिक्टेड होते हैं। कुछ एडिक्शंस साफ दिखते हैं, जबकि कुछ सटल होते हैं। जैसे हो सकता है कि आप ओवरथिंकिंग या सोचने के एडिक्टेड हो। यह भी एक एडिक्शन है जो आपकी हैप्पीनेस पर नेगेटिव तरीके से असर डाल सकता है। अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए आपको इन एडिक्शंस को पहचानना और उन पर रोशनी डालनी होगी। जब आप इन पर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि ये एडिक्शंस आपकी हैप्पीनेस को चुराते हैं, और यही रीजन है कि आप कभी कभी अपनी असली खुशी को महसूस नहीं कर पाते। एक दिन मैं खुश रहूंगा का मिथ है। क्या आप भी ये मानते हैं कि जब आप अपना सपना पूरा करेंगे तो फिर हमेशा के लिए खुश रहेंगे? अगर हां, तो यह सोच शायद आपको खुश नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा होने की बहुत ही कम संभावना है। हो सकता है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे, लेकिन इससे आपको हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं मिलेगा। यह सोच बस आपके दिमाग का एक और ट्रिक है। आपका दिमाग बहुत जल्दी से नई परिस्थितियों के साथ एडजस्ट हो जाता है। यह शायद इवोल्यूशन का नतीजा है, जहां हमें लगातार अडॉप्ट करने की जरूरत होती है ताकि हम सरवाइव और रिप्रोड्यूस कर सकें। यही वजह है कि जब आप कोई नई कार या घर चाहते हैं तो वो सिर्फ कुछ समय तक ही आपको खुश करता है। जब वो इनिशियल एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, तब आप फिर अगली एक्साइटिंग चीज की तलाश में लग जाते हैं। इस फिनोमेनन को हेडोनिक एडेप्टेशन कहा जाता है। कैसे काम करता है हेडोनिक एडेप्टेशन?
आपको एक दिलचस्प स्टडी के बारे में बताता हूं जो शायद आपके हैप्पीनेस के नजरिए को बदल दे। यह स्टडी 1978 में लॉटरी विनर्स और पैराप्लेजिक्स पर की गई थी। इस स्टडी ने यह इवैल्यूएट किया कि लॉटरी जीतने या पैराप्लेजिक बनने से हैप्पीनेस पर क्या असर पड़ता है। इस स्टडी में पाया गया कि 1 साल बाद दोनों ग्रुप्स उतने ही खुश थे जितने पहले थे। हां, उतने ही खुश या दुखी। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो आप डैन गिलबर्ट के टैड टॉक द सरप्राइजिंग साइंस ऑफ हैप्पीनेस देख सकते हैं। शायद आप मानते हैं कि आप तब खुश होंगे जब आप मेडिटेट कर लेंगे, लेकिन जैसा कि ऊपर की स्टडी दिखाती है, यह सच नहीं है। चाहे आपके साथ कुछ भी हो, आपका दिमाग नई घटनाओं को एडप्ट करने के बाद आपके प्री डिटरमाइंड लेवल ऑफ हैप्पीनेस पर लौट आता है। क्या इसका मतलब है कि आप अब और खुश नहीं हो सकते? नहीं, इसका मतलब है कि लंबे समय में एक्सटर्नल इवेंट्स का आपके हैप्पीनेस पर मिनिमल इंपैक्ट होता है। असल में सोंजा लुबोमिर्स्की, जो द हाउ ऑफ हैप्पीनेस के ऑथर हैं, के अनुसार हमारी हैप्पीनेस का 50% जेनेटिक्स से, 40% इंटरनल फैक्टर से और सिर्फ 10% एक्सटर्नल फैक्टर्स से निर्धारित होता है। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसी चीजें हैं जैसे कि हम सिंगल हैं या मैरिड, रिच हैं या पुअर, और इसी तरह के सोशल इन्फ्लुएंसेस। एक्सटर्नल फैक्टर्स का प्रभाव शायद आपकी सोच से बहुत कम है। बॉटम लाइन ये है, आपकी लाइफ के लिए एटीट्यूड आपकी हैप्पीनेस को प्रभावित करता है, ना कि आपके साथ क्या होता है। अब तक आप समझ गए होंगे कि आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपके इमोशंस को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है और आपकी लाइफ में ज्यादा जॉय और हैप्पीनेस को महसूस करने से रोकता है। अगले सेक्शन में हम ईगो के बारे में जानेंगे।